ये आपने अपने पेशेंट के साथ बात करते हुए एफर्ट नहीं करनी, सिर्फ आपकी लाइफ में जब जनरली ये एफर्ट चलती रहेगी तो आप पेशेंट के साथ कर सकेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली पेशेंट के साथ ये रवैया करना चाहेंगे अच्छे वाला और बाकी दुनिया के साथ वही पहले वाला रवैया चलता रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप पेशेंट के साथ भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी के एक डिपार्टमेंट में सही काम करना चाहते हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स में गलत काम करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। हमें या तो आहिस्ता आहिस्ता सारे डिपार्टमेंट्स को बेहतर बनाना है या फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें वो जो एक डिपार्टमेंट है या एक बंदा है जिसके साथ हम अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं नहीं रख सकेंगे। इन दी शॉर्ट रन ये चल भी जाता है अगर आप एक ब्रीफ से वक्फे के लिए बहुत विल पावर इस्तेमाल करके किसी एक बंदे के साथ अच्छा रवैया रखें। जैसे कि लोग ऑन दी जॉब कभी कभी अच्छा रवैया रखते हैं अपने बॉस के साथ या दूसरे लोगों के साथ, लेकिन घर में जाके बुरा रवैया रखते हैं बाकी अफराद के साथ, तो ये आम बात है क्योंकि वो थक जाते हैं, अपने इस अच्छे रवैये से थक जाते हैं। यानी वो जो अच्छा रवैया है जो उनकी सेकंड नेचर नहीं होता तो वो फिर अच्छा रवैया वो लिमिटेड जो स्टॉक है उनके पास वो उसको डिस्पेंस करते हैं प्रायोरिटी के साथ। बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, आपकी वजह से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो बैठ जाइए जी। तो अच्छा रवैया जो है उससे भी आप थक सकते हैं, बुरे रवैये से तो थकते ही हैं, लेकिन अगर अच्छा रवैया आप विल पावर के ज़रिए कर रहे हैं तो आपकी विल जवाब दे जाएगी और आप बड़ी जल्दी वापस अपने असली बुरे रवैये की तरफ लौट आएंगे। तो जब आप पेशेंट के लिए अपने रवैयों को नए सांचे में ढालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अनमोल सांचे में ढालते हैं, अच्छी फीलिंग एक अच्छा नतीजा है। और ये गोल सेटिंग से भी होती है। जब आप अपने बेटे को कहें कि एक गिलास पानी दो या आप कहें कि आपने शाम 6 बजे से बाहर नहीं जाना, या आप कहें कि मुझे गाड़ी पे फ़लाँ रिश्तेदार से मिलवा लाओ और वो ऐसा कर दे, तो इसको गोल सेटिंग कहते हैं। और जब वो कर दे और आप शाबाश दें तो उसको अनमोल शाबाश कहते हैं। जब वो वादा करे कि मैं करूँगा और फिर नहीं करता तो फिर आप उसे नज़रसानी के लिए कहते हैं। अब ये सिंपल सी बात है, एक आपके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, पर रिहर्सल इसमें भी चाहिए। आप याद रखिए कि जब तक आप रिहर्सल नहीं करते तो आप चीज़ों को अच्छी तरह नहीं कर पाते। और दो चीज़ें जिनसे आपका वास्ता पड़ता रहता है हर जगह पे, उनमें से एक है एजुकेशन, एक है ट्रेनिंग। आप इन दोनों में क्या फ़र्क समझते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? ट्रेनिंग उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, चाहे वो रिहर्सल में हो चाहे अमली तौर पर हो। जैसे हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन। लेकिन जब कंपनियां किसी कंसल्टेंट को बुलाती हैं और अपने लोगों को उनके सामने बिठा के कहती हैं कि इनके साथ आप अपना काम कीजिए, तो वो इसे ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग, नोइंग इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि फिर आप फर्दर उसको सोचते हैं और वो आप समझ जाते हैं कि वो कैसे काम करती है। लेकिन फिर कोचिंग है जिसमें आप प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कोई काम करते कैसे हैं। ट्रेनिंग, कोचिंग, इसके अंदर रिहर्सल भी शामिल है ये। अच्छा, अब ये काफ़ी अजनबी सा तरीका है जिसे हम अनमोल तरीका कहते हैं कि अनमोल गोल सेटिंग या अनमोल शाबाश और अनमोल नज़रसानी। ये 3 तरीके हैं जिनके अंदर रह के आपने काम करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको कोई बहुत लंबे चौड़े फ़लसफ़े ना सिखाए जाएं, आपको कोई मुख्तसर तरीका बताया जाए काम करने का। तो इसमें दुश्वारियाँ कहाँ कहाँ हैं? एक तो आप उन दुश्वारियों की निशानदेही करें कि दुश्वारी एक तो यहाँ होती है कि जब आप अपने बेटे को उसकी कोताहियाँ बताने लगते हैं
तो वो आगे से अपना दिफा करने लगता है, वो बताने लगता है कि वो उस कोताही उसमें नहीं है, वो गलती उसमें नहीं है, और वो कहने लगता है कि आप गलत कह रहे हैं, और वो गुस्से से बात करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, और फिर वो आपकी गलतियां बताने लगता है कि आप भी कोई इतने ज़बरदस्त इंसान नहीं है, और वो आपकी माजी हाल की गलतियां और मुस्तकबिल में जो गलतियां आपने अभी करनी है वो उनके बारे में भी बताएगा आपको। तो ये एक झगड़े की फ़ज़ा बन जाती है जिसके एंड पे, जैसे टॉक शो में वो कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस झगड़े में हिस्सा लिया, तो अगले हफ्ते फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। लेकिन ये तरीका जो है ये ज़्यादातर जो मोनोलॉग है, मोनोलॉग यानी गोल सेटिंग तो डायलॉग है जिसमें आपने बात करनी होती है, दूसरे ने एग्री करना होता है, लेकिन शाबाश या नज़र सानी की अपील जब आप करते हैं तो ये एक मोनोलॉग है, और दूसरे बंदे को पता होना चाहिए, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए, एडवांस में उससे तय होना चाहिए कि उसका रोल लिसनर का है, वो समात करेगा, वो बोलेगा नहीं, और अगर उसने कोई बात कहनी है तो वो किसी और टाइम पे आके कह लेगा। इसको स्टेज की ज़ुबान में सॉली लौकी कहते हैं। कभी सुना सॉली लौकी? ये एक सब्ज़ी होती है लौकी, तो एक सॉली लौकी होती है जो सब्ज़ी नहीं होती। तो कुछ अंदाज़ा है सॉली लौकी क्या होती है? अकेले बात करना। स्टेज पे जो लोग, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मोस्टली अकेले बात कर रहा हूँ, ये सॉली लौकी है। लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि आप भी बात करें, आप भी पूछें, इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं इसको, लेकिन कई दफ़ा स्टेज पे इंटरैक्टिव की गुंजाइश नहीं होती। जैसे टेड टॉक होती है तो कोई एक बंदा आता है, वो 17 या 18 मिनट आके बात करता है अकेले। सॉलिट्यूड तो तन्हाई है, और ये लफ्ज़ जो है अगर कभी आप डिक्शनरी में देखें तो जो लफ्ज़ होते हैं वो कैसे शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं। ये सॉलिलॉकी जो है ये तकरीबन एक सफ़ा आगे पीछे होगी सॉलिट्यूड से डिक्शनरी के अंदर। तो घरों में जब कोई चीज़ नई नई रवाज पाती है तो कुछ लोगों को उसके रूल्स पता नहीं होते। जैसे कि क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप सबको रूल्स पता होते हैं, अगर आपको रूल्स पता ना हो गेम के तो आप क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर सकते। तो किसी भी मामले में दो तरफा जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो रूल्स ऑफ द गेम का तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो कहाँ दुश्वारी होती है? एक तो अपने जज्बात बताने में दुश्वारी होती है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी अपने जज्बात अच्छी तरह बताए नहीं होते। जब हमें कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो हम कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जबकि हकीकत में हम ठीक नहीं होते। तो इसका मतलब है कि अपने जज्बात बताना कुछ मुश्किल काम है या नामुनासिब काम है। अपने जज्बात बताना, ये कहना कि मैं आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं अफसरदा हूँ, मैं डाउन हूँ, मुझे सदमा है, मुझे गुस्सा है, मुझे एम्बैरसमेंट है, या मैं लो फील कर रहा हूँ, या मैं एक्साइटेड हूँ, ये इस तरह की बातें हम आमतौर पर नहीं करते। एग्जैक्ट जैसे हमारी फीलिंग है वो हम नहीं बताते, और समझते हैं कि फीलिंग्स बताना कमज़ोरी की अलामत है। एक्चुअली फीलिंग्स बताना स्ट्रेंथ की अलामत है। मुश्किल ये है कि अगर मैं जज्बात बताऊंगा तो मुझे कमज़ोर समझा जाएगा। जज्बात बताना कमज़ोरी की अलामत है, वल्नरेबल सा फील करता है, कमज़ोरी की अलामत है। कोई बंदा ख़ास तौर पर अगर ये कहे कि आज मैं लो फील कर रहा हूँ तो उसे लगता है कि अगर मैं ये कहूँगा तो मैं मुमताज़ नहीं रहूँगा, और हमें मुमताज़ होने का बड़ा शौक़ होता है। और जब हम कहते हैं कि मैं लो फील कर रहा हूँ, या मैं अफसरदा हूँ, या मैं गमज़दा हूँ, तो इससे कोई मुमताज़ होने का तासुर नहीं मिलता। अगर बार बार कहेंगे, टू मच कहेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर हम हर वक्त ही कहते रहें तो फिर इसका मतलब है कि बुरा असर होगा। लेकिन अगर हम हर वक्त अपनी
जो फीलिंग है उसकी नफ़ी करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी कोई सहेली आके मिलती है और वो कहती है कि आप कैसी हैं, तो आप गमज़दा हैं, लेकिन आप कहती हैं मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, तो वो कहेगी चलो फिर मौला जट देखने चल रहे हैं। असल चीज़ ये है कि हमें तस्लीम कर लेना है वंस एंड फॉर ऑल कि ये जो मुमताज़ होने का खप्त है इसमें से निकल जाएं। इसको खप्ते अजमत कहते हैं। खप्त आपको पता है क्या होता है? किसी चीज़ का हद से बड़ा हुआ शौक, गैर ज़रूरी शौक, इसको खप्त कहते हैं या खप्ते अजमत कहते हैं। और इसको, इस डेकोरम को बना के रखना, मेंटेन करना थका देता है। हम सब इंसान होते हैं और हम थकते भी हैं। हम कभी अफसरदा होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम थके हुए होते हैं, कभी हम बहुत फ्रेश होते हैं, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अच्छा, एक और बात होती है कि बच्चे आमतौर पर समझते हैं कि जो हमारे फादर हैं उनमें कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती, या वो नहीं चाहते कि फादर में कोई कमज़ोरी हो, और फादर को ये फसाड बना के रखना पड़ता है, ये बेरूब बना के रखना पड़ता है कि वो ऑल पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि बच्चों को या बाज़ औक़ात बीवियों को भी ऐसा खामद यानी पसंद नहीं होता जो कहे कि मैं बेबस हूँ इस मामले में। और बच्चों को अपने वालिद के बारे में ये अच्छा नहीं लगता कि वो कहे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं बेबस हूँ, या इस मामले में मैं तही दामन हूँ। तो हमें ऐसे वालिद या ऐसे खामद से कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती। कल्चर ऐसा है कि किसी को हम स्लॉट में फिक्स कर देते हैं, लेकिन इंसानों को इस तरह किसी न किसी स्लॉट में, किसी न किसी खाने में कैद नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे कोई लॉयर हो, सियासतदान हो, इंजीनियर हो, आर्मी चीफ हो, या डॉक्टर हो, या कोई भी हो। हर एक पे वल्नरेबिलिटी के लम्हात आते हैं, कमज़ोर लम्हात आते हैं, जिसका मतलब कि बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बी योर सेल्फ। अपना वो जो फसाड है, जो प्रिटेंड करना है, जो एक परसोना है, जो एक बैरूप है, क्योंकि हमारे वो, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे हालात शुरू में अच्छे नहीं होते। हालात से मेरी मुराद है अपने हालात, अपने ख़ानदानी हालात की मैं बात नहीं कर रहा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं होते, और होश संभालते ही हमें ख्याल आता है कि अब हम अपने हालात को कोई अच्छा सा बना लें, और आहिस्ता आहिस्ता हम ट्यून्ड हो जाते हैं कि अपने हालात को अच्छे बनाना लगते हैं। अच्छे कपड़े पहन के, ब्रांडेड कपड़े पहन के, प्रिटेंड करके और बात करके हम अपने हालात को अच्छा जाहिर करते हैं, जबकि हकीकत में अच्छे नहीं होते। और ये बोझ, जो कि बहुत ज़्यादा बोझ नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा देर के लिए उठाते हैं। अगर आपको कहा जाए कि बाजू ऊपर कर लें और फ़कत 1 मिनट के लिए बाजू ऊपर रखें तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने ही बाजू का वज़न आप 3 घंटे तक हाथ उठा के बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम में से किसी का वज़न ज़्यादा होता है तो वो अपना फालतू वज़न उठा के ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो कि उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनता है, लेकिन वो यूज़ टू हो जाता है, उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है अपनी तरफ से। तो समझ लें कि जो जज्बात का बोझ है और जो जिस्म का बोझ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कभी कभी जज्बात का बोझ हमारी सकत से ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हम जज्बात के बोझ तले दब जाते हैं, कभी हमारे अंदर एम्प्टीनेस होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है लाइफ में, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए एज ए साइड इफ़ेक्ट जो कि स्ट्रेस मिलती है, बिल्कुल नॉर्मल बात है।
लेकिन हम इसे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्पेशली जब हमारे पास क्विक फिक्स होता है कोई, और हम फिर उस क्विक फिक्स को बाज़ औक़ात अब्यूज़ करते हैं। मुझे बताइए कि ये जो घरों में लाइटें इस्तेमाल होती हैं, अगर आप में से कोई बता सके कि 50 साल पहले जो घरों में लाइटें इस्तेमाल होती थी और अब जो घरों में लाइटें इस्तेमाल होती हैं रोशनी के लिए, क्या फ़र्क पाया जाता है? पहले होता था कि दिन के वक्त कुदरती रोशनी से फ़ायदा उठाते थे। अब हम घर बनाते ही ऐसे हैं कि जो भी रोशनी हमें चाहिए, हमें सूरज की ज़रूरत नहीं, जो भी रोशनी है हम मसनूई तौर पर ही पैदा करेंगे। हालांकि सूरज की रोशनी ज़िंदगी देने वाली है, विटामिन ए और डी देने वाली है और खुशी देने वाली है, जबकि ये जो बल्ब्स की रोशनी होती है ये हमारे लिए इसमें कोई ख़ास डिविडेंड नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस रोशनी में चीज़ों को अच्छी तरह देख सकते हैं या ये रोशनी खुशनुमा लगती है। बस ये एक फ़र्क इसके अंदर आप समझते हैं। जो अनमोल तरीके हैं उनमें दुश्वारियाँ क्या हैं? एक तो दुश्वारी है जज्बात को बताना, लेकिन वंस आप बताना शुरू कर देते हैं और उसके फ़वाइद आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप मेंटेन कर लेते हैं। जब भी आप एक लाइफस्टाइल अपनाते हैं और आपको कोई चीज़ चाहिए जो एक दुकान से नहीं मिलती तो दूसरी दुकान पे चले जाए, दूसरी से मिलती। हाँ, मैं ये वही बता रहा हूँ कि जो परवाह नहीं करता तो फैमिली में किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो परवाह करता है और उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, उससे कुछ आपको इनकरेजमेंट मिले तो वापस उसके पास आ जाएं जो परवाह नहीं करता, और जो परवाह नहीं करता तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो नज़र-ए-सानी कर ले। लेकिन मफरूज़े पे जब हम बात करते हैं तो वो हमारी बेबसी को जाहिर कर रही होती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो तरीका है, अनमोल तरीका है, ये 1970 में 2 डॉक्टर्स ने ईजाद किया और उसके बाद इस पे हज़ारों डॉक्टर्स ने काम किया और ये टेस्टेड है, ये स्ट्रक्चर्ड है। 1970 में एक डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन थे और हस्पताल में एक खातून आई जिनका जिगर बिल्कुल तबाह हो चुका था और वो बेहोशी की हालत में उनको हस्पताल लाया गया। शराब पी पी के उनका बुरा हाल था और होश में आते ही उन्होंने पहली बात ये की कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। और उन्हें बताया गया कि आप शराब से निजात के इलाज के लिए यहाँ पे हैं और जगह कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो शराब पीना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बेबसी से उसके रिश्तेदारों की तरफ देखा और उनको कहा कि आप इन्हें बताएं कि आपने इनको शराब पीने के बाद किस किस हाल में देखा है। आप संजीदगी से बताएं कि आप किस वजह से इनको लेके अस्पताल आए थे, इन्होंने क्या क्या किया था, और जब ये वो सब कुछ कर रही थी तो आपके जज्बात क्या थे। तो उनके रिश्तेदारों ने बैठ के मीटिंग की डॉक्टर के साथ और फिर जाके तो उसको इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट किया और उसे बताया कि आपने क्या क्या किया था और हमने क्या क्या महसूस किया, और हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप शराब से निजात के इलाज में संजीदगी से हिस्सा लें। और ये डॉक्टर मिनेसोटा अमेरिका में काम कर रहे थे और दूर कैलिफोर्निया में एक और डॉक्टर थे हेनरी कैंप, वो माँ बाप और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात पे बड़े दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने बहुत काम किया था। और उन्होंने बताया कि जब आपके बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं, कोई कोताही करते हैं, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के स्ट्रेट बताते हैं कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है, खरी खरी बात करते हैं। और वो छोटे बच्चों की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि दोनों बाजुओं से पकड़ के उनकी आंखों में आंखें डालें, और उनको ये क्रूड था, शुरू में था, तो उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बच्चे को वो कहते थे कि तुमने क्या गलत किया है, और खरी खरी बात करते थे और उसको हिलने भी नहीं देते थे। और फिर उसे कहते थे कि तुम्हारी इस हरकत से हमें बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत परेशानी हुई। दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, एक बूढ़ी औरत के साथ, एक 4 साला बच्चे के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरा महसूस होता है जब आप ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा ना किया करें। नज़र-ए-सानी की अपील की।
और दोनों एक ही साल यानी 1970 में वाक़यात हुए और बाद में रिसर्च करने वालों ने पता चलाया कि किस तरह ये मेथड इजाद हुए जिन्हें हम पाकिस्तान में अनमोल मेथड कहते हैं, अनमोल तरीके कहते हैं, जिसके नतीजे में इल विल क्रिएट ना हो, रंजिशें पैदा ना हो, जिसके नतीजे में रंजिशें पैदा ना हो। और जब ये बात ख़त्म हो जाए, जो कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, इट टेक्स ओनली 1 मिनट, तो जब ये बात ख़त्म हो जाए तो फिर रंजिश भी ख़त्म, फिर गुस्सा भी ख़त्म, फिर गिला भी ख़त्म, फिर शिकवा भी ख़त्म। और आखिर में आप बताते हैं कि उस बंदे को, उस बच्चे को या उस मातहत को आप बताते हैं कि आप मेरा कीमती असासा हैं। उसको आप बताते हैं कि आप मेरा बेटा हैं, आप मेरी बीवी हैं, आप मेरा खामद हैं, या आप मेरे भाई हैं, या आप मेरे दोस्त हैं, या आप मेरे हमसाए हैं, या कुछ भी आप कहते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छा समझता हूँ बतौर इंसान, और मैं ये समझता हूँ कि आप इससे बेहतर रवैया कर सकते हैं। जैसा कि आपने किया, आप इससे बहुत अच्छा रवैया कर सकते हैं। यू आर बेटर देन दैट। और फिर आप जिस तरह का रिश्ता हो, अगर फैमिली मेम्बर है तो आप एम करेंगे कि आप गले लगाएंगे। अगर कोई मातहत है तो उससे जिस तरह का रिश्ता है छूने का, उस तरह छुएंगे या मुसाफा करेंगे। हमसाए हैं तो जिस तरह उनके साथ कल्चर के मुताबिक आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं तो आप वो कहते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और किसी तरह आप कन्वे करते हैं कि देयर विल बी नो हार्ड फीलिंग्स। हार्ड फीलिंग्स ख़त्म हो गई, हार्ड फीलिंग्स जा चुकी हैं। और उसके बाद आप नॉर्मल बिहेवियर के साथ ज़िंदगी में आगे चलते हैं। तो इसमें आप अपनायत जारी रखते हैं। आप अबेंडनमेंट की बात नहीं करते, आप छोड़ जाने की बात नहीं करते। जैसे कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अक्सर होता है कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको छोड़ जाऊंगी। और खामद भी धमकी देते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपसे कतई ताल्लुक़ कर लूँगा। तो जो अबेंडनमेंट है ये इंसान का अज़ली खौफ है। एक 2 साल के बच्चे की माँ जब दूसरे कमरे में जाती है तो वो परेशान होता है, क्योंकि वो सोचता है अपनी नन्हे से दिमाग के साथ कि मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई है। और एक छोटे से बच्चे को हिजरत का बड़ा खौफ होता है। ये उसके अज़ली खौफ हैं। वो माँ के पेट में बहुत कंफर्टेबल होता है। वो दुनिया में जब एक्सपेल किया जाता है तो वो एक तरह से जन्नत से फारिग हो जाता है। ये कोई है? नहीं, ये रिसर्च है। ये साइंस ने अपने तौर पर इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है। माँ तो कर रही होती है, लेकिन ये अंडर हिप्नोसिस लोगों ने बताया, जब वो रिग्रेस करते हैं बचपन की एज में और अंडर हिप्नोसिस जब लोग बताते हैं अपने वाक़यात, तो कुछ लोग रिग्रेस करते हैं 10 साल की उम्र तक, कुछ लोग 5 साल की उम्र तक, कुछ लोग साल की उम्र तक, और कुछ लोग माँ के पेट के अंदर जो उनकी कैफियत थी वो भी बताते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसी के अंदर कितनी रिग्रेशन हो सकती है और हिप्नोटाइज करने वाला या हिप्नोसिस में ले जाने वाला कितनी महारत रखता है। हर किस्म की डिटेल बताना चूँकि मकसूद नहीं होता, लेकिन जहाँ भी इन चीज़ों का तज़किरा होता है साइंटिफिक लिटरेचर में तो उसमें होता है कि कहाँ कौन सी स्टडी हुई, कहाँ क्या किया गया। और यहाँ मुश्किल होता है कि आपको वो सब कुछ इस तरह बताया जाए, क्योंकि वो बोरिंग पार्ट होता है। अमूमन जो लोग साइंटिफिक किताबें पढ़ते हैं तो उनको वो पार्ट बड़ा बोरिंग लगता है, जब रेफरेंसेस दिए होते हैं, चलती हुई तहरीर को तोड़ के तो रेफरेंसेस चल रहे होते हैं, ऑथेंटिसिटी चल रही होती है, तो वो काफ़ी अनोइंग होता है। तो इसलिए हम यहाँ बातचीत करते हैं तो आपको लेकिन अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करके खोज लगाना चाहें तो आप गूगल पे बहुत आसानी से लफ्ज़ लिख सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। ये बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत होती है जब उनको स्कूल छोड़ के जाया जाता है, जब माँ इधर उधर हो जाती है तो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। हत्ता कि माँ के पास अगर उसकी सहेली आ जाए
और बच्चे की तरफ से तवज्जो थोड़ी देर के लिए हट जाए तो वो माँ को तंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको खदशात पैदा हो जाते हैं कि माँ बहुत दिलचस्पी ले रही है इस खातून में, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी। ये सेपरेशन एंग्जाइटी जो है ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को चूँकि उसका ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उस वजह से ऐसा होता है। 1.25 साल पहले मैंने एक बिल्ली रखी और वो शी वॉज दी ओनली पेट, और वो आके तो बहुत क्लोज होना, सर पे चढ़ जाना, कंधे पे चढ़ जाना, गोद में आके बैठ जाना खुद ही। ये जो बिल्लियाँ होती हैं, ईरानी बिल्लियाँ या इस तरह की जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, तो उनके अंदर होता है। तो उस वक्त वो 1.25 साल पहले कोई 1 महीने की थी तो हमारे पास आई, तो उसको हमने जब पाल पोस के बड़ा किया तो फिर उसकी बेचैनियों को देख के हमने एक बिल्ले का इंतज़ाम किया। वो जो बिल्ला था वो ज़्यादा लविंग था और उसने आके तो ज़्यादा फ़ौरन मोहब्बत जैसे डाल लेते हैं। और वो चूँकि वैसे भी साल का था और जहाँ भी उसकी कोई ट्रेनिंग हुई थी तो बड़ी कोई इंटरैक्टिव किस्म की ट्रेनिंग हुई थी, पर बिल्ली को बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसकी टेरिटोरियल रियलिटी थी कि ये सब कुछ जो है एनवायरनमेंट, ये सब कुछ मेरा है, तो ये बीच में कौन है। और उसको बिल्कुल पता नहीं था और हम बता नहीं सकते थे क्योंकि बातें नहीं समझती बिल्लियाँ बिल्ले, तो हम उसको बता नहीं सकते थे कि ये सारा आपके मनोरंजन के लिए किया है। तो वो जो बिल्ला है वो सुबह उठते ही वो ज़्यादा एक्टिव होके तो आगे बढ़ के जैसे मिलता है। जब मैं सुबह उठता हूँ कोई 6 सवा 6 बजे तो वो एक बटन दबाते हैं तो उनका वो जो शटर है वो खुल जाता है। तो यानी उनको स्मेल से भी पता होता है कि कब मैं उनके रेंज में आ गया हूँ, तो वो मुझे देखे बगैर महसूस कर सकें कि मैं करीब हूँ कहीं। और जो ही बटन दबाते हैं तो बिल्ला छलांग लगा के बाहर निकलता है और आके तो लाड करने लगता है। और फिर कई बातें हैं जो वो इशारे को बहुत अच्छा समझता है, यानी कोई भी हाथों से मैं इशारा करूं तो वो समझता है। जैसे मैं अगर ऐसे ऐसे करूं तो वो गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, लेटे लेटे गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, ताकि उसको पता है कि मैं जब यूं करूंगा तो इसका मतलब ये है। और ये जेलसी फैक्टर होता है, ये हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है और हम अपने सॉफ्टवेयर की मदद से इसको सप्रेस कर देते हैं। अगर हमें जेलसी हो रही हो किसी से, जैसे किसी भाई से हो रही है जेलसी, उसकी किसी कामयाबी से, बाज़ औक़ात भाइयों की भी जेलसी होती है, तो सिबलिंग राइवलरी बचपन में बड़ी वाज़ेह होती है। बच्चे एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं कि इसको क्यों खिलौना दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इस जेलसी को सिविलाइजेशन में कवर कर लेते हैं। लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट है, हमें समझने की ज़रूरत है अपने एनिमल पार्ट को। हमने अपने ह्यूमन पार्ट को फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा समझ लिया है, लेकिन हमने अपने एनिमल पार्ट को समझने की कभी कोशिश नहीं की। और चूंकि हम मलगूबा हैं एक फिजिकल एनिमल वाली हस्ती का और एक मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल हस्ती का मजमुआ है, और चूंकि ये दो चीज़ें जब आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं तो डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये हमारा एनिमल पार्ट है जो कि ताकत में ज़्यादा है, प्रेडोमिनेंट है। जैसे क्रेविंग है, ये एनिमल पार्ट है। जब हमारा खाने को दिल करता है और जब हमारा नशा करने को दिल करता है या हमारा गैम्बलिंग को दिल करता है, तो ये हमारा एनिमल पार्ट है। जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो ये एनिमल पार्ट है जो वीडियो गेम्स खेलता है। और जो ह्यूमन पार्ट है वो अपनी सी कोशिश करता है समझाने की, लेकिन वो कमज़ोर बुज़ुर्ग है। जैसे घरों में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको बाहर कहीं छोटे से कमरे में दरवाजे के करीब करके चारपाई पे कमरे में रखा होता है और वो वहाँ खौं खौं करते रहते हैं, जिसकी वजह से चोर नहीं आते और उनकी बात भी नहीं मानी जाती। पर उन्होंने हर बात में दखल ज़रूर देना होता है कि बाहर कोई जा रहे हैं तो पूछना है तू कित्थे जा रहे हैं, तो बाहरों कोई आ रहा है तो उन्हें पूछना है तू कित्थों आ रहा।
तो ये जो एनिमल पार्ट है इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हमें गुस्सा आता है और ये जो हमें खुशी होती है, ये एनिमल पार्ट है। ये जो शेम होती है और एम्बैरसमेंट होती है, ये जो इमोशंस हैं हमारे, ये जो हमारे कुर्बत के लम्हात की ख्वाहिश है, ये सब एनिमल पार्ट है। वी आर ग्रेटली एनिमल्स। जो एनिमल पार्ट है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। हमारी ज़िंदगी में उसकी नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है। और जो ह्यूमन पार्ट है उसकी नुमाइंदगी हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम प्रीडोमिनेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि हम अपने एनिमल पार्ट से भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आखिर एनिमल ज़िंदगी गुजार ही लेते हैं बग़ैर किसी एजुकेशन के, बग़ैर किसी ट्रेनिंग के, बग़ैर किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन के। एनिमल ज़िंदगी गुजार लेते हैं एक पसमानदा, और उनका सर्वाइवल आपको पता है ख़तरे में होता है। अक्सर जानवर दुनिया से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो गुजारा नहीं कर पा रहे माहौलियाती ख़राबियों की वजह से। जो फूड पांडा है वो तो सरवाइव करता है, पांडा सरवाइव नहीं करता। तो इसी तरह और जानवर भी हैं जो कि कई सरवाइव नहीं करते, पर आप देखिए हज़रत इंसान कितना सरवाइव करता है। उसकी वजह उसका ह्यूमन पार्ट है। अगर उसे बीमारियों का सामना है तो वो इलाज ढूंढता है। जानवरों को बीमारियों का सामना हो तो वो इलाज नहीं ढूंढ सकते, वो भी इंसानों के पास अगर कैप्टिव हों तो उनको इलाज मिलेगा। इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं कि जो जानवरों को मैसर नहीं होते और उनकी ज़िंदगियां पेरिश हो जाती हैं। तो आप ज़रा सोच लें, जो अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एक एनिमल पार्ट है सुपर इम्पोज्ड बाई अ ह्यूमन पार्ट। पर ट्रूली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हो कि ये एनिमल पार्ट है और ये ह्यूमन पार्ट है, और ह्यूमन पार्ट को अपना जो रोल करना होता है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, उसमें नए रस्म व रवाज के साथ तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है, और तब ही असल बात बनेगी कि वो अशरफुल मखलूक़ात है। अगर हमारी ज़िंदगी में एनिमल पार्ट बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आए और ह्यूमन पार्ट बहुत खाल खाल नज़र आए तो पसमानदा ज़िंदगी उसका नतीजा बन के सामने आएगी। तो वो जो हम दुश्वारियों की बात कर रहे हैं कि अनमोल तरीक़ों में दुश्वारियाँ क्या हैं, दुश्वारियाँ अनमोल तरीक़ों में जितनी भी हैं वो एनिमल पार्ट की तरफ से हैं, और जो उसमें आसानियाँ हैं जितनी भी वो ह्यूमन पार्ट की तरफ से हैं। जब आप कहते हैं कि ये मैंने देखा एविडेंस के साथ, जैसे इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करते हैं आप, और वो उस वक्त किया जाता है कि जब आपके जज्बात बिखरे हुए नहीं होते और आप तहम्मुल से बात कर रहे होते हैं, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहे होते हैं। पेशेंट ने कोई ताज़ा फड्डा नहीं किया होता, वो काफ़ी दिनों से रिकवरी के रास्ते पे होता है, तो फिर आके आप बात करते हैं कि ये हमने देखा था, ये हमने महसूस किया था, और इसकी नज़र षानी की अपील है। और इसमें जो ह्यूमन पार्ट है वो नैरेटिव है, और जिक्र हम कर रहे हैं एनिमल पार्ट का कि मुझे गुस्सा है, मुझे गम है, मैं रंजीदा हूँ, मेरा दिल फटा जा रहा है, मुझे नफ़रत महसूस हो रही है, या व्हाटएवर। और फिर हम खामोश हो जाते हैं कि अब हमने एक जज्बाती यू टर्न लेना है, तो उसके लिए थोड़ी देर हमें खामोश होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और जितनी देर में हम सोच के कूल हो के अगले मरहले में जाएंगे तो हमारा मद्दे मुकाबल उतनी देर में हमारे जज्बात की शिद्दत को, हमारी अनॉयंस को, हमारी गुस्से को, हमारी नाराज़गी को अच्छी तरह पहचान लेगा। और फिर 5-7 सेकंड के बाद हम कहते हैं कि आप मेरा कीमती असासा हैं, आप मेरे बेटे हैं, और आप इससे अच्छे रवैये का मुजाहरा कर सकते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, या खामद है तो आप कहते हैं कि मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, या बीवी है तो आप कहते हैं कि मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, या मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप अपने रवैये में तब्दीली ले आएँ। और आप साथ बताते हैं कि इस एक चीज़ के अलावा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाकी मामलात आपके ठीक चल रहे हैं, आपका सारा बेड़ा गर्क नहीं हुआ, बस इस एक मामले में है। जैसे हम अपने पेशेंट से बात करते हैं कि देखिए आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बस इस एक मामले में, नशे के मामले में आप एक कोताही का मामला है, इस पे नज़र षानी कर लीजिए, प्लीज़ गेट हेल्प। और जब आप ये सब कुछ कह लेते हैं यू टर्न लेने के बाद, तो फिर आप अगले स्टेप पे चले जाते हैं। आप फिज़िकली टच करके बताना चाहते हैं कि आपका अबेंडन करने का, छोड़ देने का इरादा नहीं है, आप अपनाए रखना चाहते हैं। और ये इंसान का सबसे बड़ा खौफ होता है कि कहीं मुझे अबेंडन तो नहीं कर दिया जाएगा। आपको पता है स्कूलों में बच्चों को दूसरे बच्चों की तरफ से सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना कब होता है? जब वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। ऐसा करते हैं ना, एक्सक्लूड कर देते हैं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम, अलग हो जाओ। और बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं, हालांकि दूसरे क्लास फेलो से उनका कोई माँ का रिश्ता या बाप का रिश्ता नहीं होता। क्लास में और बच्चे भी होते हैं, उनके पास चॉइसेस होती हैं कि जो बच्चे उनके साथ खेलना चाहते हैं वो उनके साथ खेल लें, जो नहीं खेलना चाहते वो उनके साथ मत खेलें। लेकिन कोई बच्चा ये पसंद नहीं करता कि क्लास में कोई भी ग्रुप या कोई भी बच्चा उनके साथ खेलना पसंद ना करे और या उनको बुली करे, यानी ख़राब फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप करे। ये चीज़ें आम मुशाहदे में आती हैं। तो जब आखिर में आप कंधे पे हाथ रखते हैं तो आप 3 तरह के रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और तीनों में कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली आपने जो काम कर दिया है ये अनमोल नज़र षानी का, उसके नताइज आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, विद इन वीक्स टाइम आएंगे। और वो 3 तरह का रिएक्शन हो सकता है कि आपने कंधे पे हाथ रख के स्लाइटली अपनी तरफ पुल किया तो आपके बेटे ने आपका हाथ जो है परे हटा दिया, झाड़ दिया, या फिर वो स्टिफ हो गया, या फिर वो आगे बढ़ के आपके गले लग गया। और तीनों सूरतों में ये जाहिर हो गया कि उसके अंदर दिल में आपकी बात उतर गई है। ये अनमोल नज़र षानी है जिसको रिहर्सल के बगैर नहीं किया जा सकता। चाहे आप 100 दफ़ा मेरे मुंह से बात सुन लें, ये रिहर्सल के बगैर आप नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी चलाने के बारे में 2-3 किताबें पढ़ लें और पहली दफ़ा गाड़ी में आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठ जाएं और फिर रीगल चौक में बैठे बैठे गाड़ी स्टार्ट करें। आप अब अपनी ज़िंदगी में आगे चलते हैं और अगर आपको उससे कुछ काम है, जैसे एक गिलास पानी दे दो या बाज़ार से ये चीज़ ला दो, तो आप वैसे ही कहेंगे। और जब वो आपके गले लग गया है तो वो आपका काम भी करेगा। लेकिन अगर वो स्टिफ हो गया है तो फिर आप कुछ देर उसको अकेले छोड़ दें। अगर उसने हाथ अपना आपके हाथ को लगा के हटा दिया है तो आप फिर उस दिन और कोई इंटरेक्शन उसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन ये सारा काम शुरू करते हुए आप कह सकते हैं कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। मुझे बताएं कि कितने % चांस है कि जब आप किसी बंदे को कहें कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? कितने % चांस है कि वो मनाऊंगा, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा? अच्छा, अब आप एक दफ़ा और पूछ लें कि बाकी आप देख लें बुरा तो नहीं मनाएंगे। इसको कहते हैं पक्कियां करना। पक्कियां करना, पक्कियां करने का मतलब यह है कि आप अश्योरेंस ले लेते हैं और दूसरा बंदे को ताज़ा अश्योरेंस देने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि वो फिर बुरा मनाए, फिर उसकी कुछ ना कुछ वो लाज रखेगा। तो आप यहाँ से शुरू होते हैं कि मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो अगर आप अनमोल शाबाश दे रहे हैं तो फिर तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ कहने लगा हूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो फिर कहीं अगर इस तरह का इस्तिस्ना होता है
तो आप बता सकते हैं कि बुरा मनाने की वैसे बात नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से पूछ रही हूँ कि इन केस अगर आप जूद रंज हैं, इन केस ज़रा अगर आप जूद रंज हैं, जल्दी रंज करने वाले हैं, तो आपको फैमिली मेम्बर का पता होता है, लेकिन 99% अगर कोई कहता है कि मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, तो इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि हो सकता है आपकी बात से मैं बुरा मनाऊं, तो फिर आप शुरू हो जाते हैं कि मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे आप बुरा मनाएं, और इस बात के शुरू के हिस्से में बुरा मनाने की थोड़ी सी गुंजाइश है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे और आखिर तक इस बात को चलने देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं या दिलाती हूं कि आपको बुरा मनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और जो भी बात आपसे करूं, आपने उस पर वजाहत नहीं करनी, आपने उस पर कोई एक्सक्यूज़ मेकिंग नहीं करनी। ये पहले जनरली घर के माहौल में जब ये गेम आप खेलना शुरू करेंगे, अनमोल गेम, तो बहुत जल्दी सबको इसके रूल्स पता चल जाएंगे कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना। और शुरू में जब बंदा बोलता है, अपना दिफा करता है, तो बड़ी उससे बदमज़गी पैदा होती है। लिहाजा जब उसे ये बाद में पता चल जाता है कि मैंने खामोश रहना है, तो वो बदमज़गी भी पैदा नहीं होती और उसके सर से ये बोझ हट जाता है। वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ सुनना है। ड्रीम्स का कुछ नहीं होता, ये आप समझ लें कि ड्रीम्स जो हैं, इसकी ना कोई ताबीर होती है, ना कोई इसका डर खौफ होता है। आज मुझे अक्सर कई दफ़ा मेरे क्लाइंट्स कुछ कहते हैं कि हमने आपके बारे में बुरा ख्वाब देखा है, और मुझे 45 साल हो गए ये बात सुनते हुए। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आप फिक्र ना करें, बस आप दुआ किया करें। वो हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ी तवज्जो आपकी चाहिए। ठीक, तो आपको समझ लग गई कि जो अनमोल तरीके हैं, इसमें कुछ एनिमल पार्ट है और कुछ ह्यूमन पार्ट है, और हमारी ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद एनिमल पार्ट और ह्यूमन पार्ट का मजबूआ है। और जो एनिमल पार्ट है, इट इज़ सुपर इम्पोज्ड बाई ह्यूमन पार्ट। लेकिन अगर जो ह्यूमन पार्ट है वो एब्सेंट हो, उसका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो, तो जो एनिमल पार्ट है उसकी निगहदाश्त अच्छी नहीं हो सकती। जब हम एनिमल कहते हैं, तो ये ड्रॉगेटरी बात नहीं है, ये तहकीर अमेज़ बात नहीं है। वी ओन आवर एनिमल पार्ट एज वेल एज आवर ह्यूमन पार्ट। क्या आपके ज़हन में कोई इस बारे में कन्फ्यूजन है कि जो हमारा ह्यूमन पार्ट है बस हमें वो चाहिए, जो हमारा एनिमल पार्ट है वो नहीं चाहिए? क्या आप में से कोई अपने एनिमल पार्ट को डिसोन करने के लिए, बेचने के लिए तैयार है? देखिए, हमारा जो विजिबल पार्ट है, ये सारे का सारा एनिमल पार्ट है, और हमारा जो इनविजिबल पार्ट है वो ह्यूमन पार्ट है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो ह्यूमन पार्ट है। अगर हमारा एनिमल पार्ट हम अबंडन कर दें, छोड़ दें, तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, हम नज़र ही नहीं आएंगे। सो जो कुछ भी नज़र आता है ये एनिमल पार्ट है, और जो कुछ नज़र नहीं आता और अपने एनिमल पार्ट को संभालता है वो ह्यूमन पार्ट है। और आपको पता है कि नज़र ना आना और सब कुछ संभालना, ये किसकी खूबी है? अल्लाह ताला की खूबी है। सो जो इंसान का ये हिस्सा है जो इनविजिबल है, जो नज़र नहीं आता, जो संभालता है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ गॉड। अगर आप गौर करें तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एवरी वन ऑफ अस हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ गॉड। यानी अल्लाह हमारे साथ है, और हम लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें जहाँ भी मायूसियों के लम्हात आते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपने घर में आप अनमोल तरीके राइज करने लगते हैं, तो आप अपने बच्चों को बुला के बिठा लेते हैं, और आप उनको बिठा के पूछते हैं कि ये एक अनमोल तरीका है जिसके साथ मैं आपके साथ मामला तय करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप इसे पसंद करेंगे या जो छितर-पौला आपके साथ पहले होता था आप उसे पसंद करेंगे? तो क्या जवाब मिलेगा? दो ही ऑप्शन है ना, कि या तो वो जो छितर-पौला चल रहा था बचपन से, जो यूज्ड टू हैं आप, जिसके आपको सब तरीके पता हैं कि वो क्या क्या होते हैं, उसमें
वालदैन की स्पेशलिटी है बहुत ज़्यादा, और अगर एक बच्चा गलती करे तो चारों बच्चों की पिटाई हो सकती है, क्योंकि किसी एक दिन अगर एक काम निपटाना है तो ज़्यादा काम भी निपटाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि ये एकदम नहीं है। आपने ज़िंदगी के 16 साल किसी के साथ यही प्रैक्टिस की है, और वो प्रैक्टिस जो है अपने पीछे बहुत अनप्लेजेंट मेमोरीज छोड़ रही है, और बोथ पार्टीज़ आर हिट बॉटम। दोनों थक चुके होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात मारने वाला ज़्यादा थक चुका होता है। और फिर हम बात जब करते हैं तो उस वक्त मौका महल देख के करते हैं कि ताज़ा फड्डा कोई तनाज़ा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, अच्छी बातचीत चल रही है, तो आप कहते हैं कि ये एक तरीका है जिसका ग्लिम्प्स ये है। और मैं चाहता हूँ कि अब इतना अरसा हमने 16 साल एक तरीके को आजमाया है और हमारा काम भी नहीं हुआ, तो अब एक ये मसनूई और अजनबी तरीका है जो हम अपना लेते हैं। और दूसरी चॉइस ये है कि पुराना तरीका जो बेइज्जती प्रोग्राम है उसको जारी रखते हैं। पिटाई जिसमें एक इंटेग्रल पार्ट है, हाथापाई जिसमें एक इंटेग्रल पार्ट है। तो अब आप बता दीजिए कि आपने नए तरीके पे चलना है या पुराने तरीके पे चलना है, तो क्या आंसर होगा? आंसर 3 तरह का हो सकता है। एक आंसर ये हो सकता है कि हाँ, मुझे ये नया तरीका अच्छा लगा है तो मैं इसे अपनाऊंगा। दूसरा हो सकता है कि मुझे सोचने की ज़रूरत है और मैं इस पे सोचना चाहता हूँ। तीसरा ये कि ये ज़रूर आपने कोई मैनिपुलेट करने का तरीका नया सीख लिया है, इसमें आपने ज़रूर कोई फंसा रहे हैं, कोई घेर रहे हैं, कोई आप ये ज़रूर कुछ करने वाले हैं। सर विलिंग बेस की पेशेंट ये भी कह सकते हैं कि उधर भी बिलिंग बेस की बातें हैं, हाँ कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिर आप एक्सप्लेन करते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसानों की नीयत बहुत अच्छी होती है, उनके तरीक़े कार में ख़राबी होती है। इंसानों की बुरी नीयत हो ही नहीं सकती। इवन जब बंदा किसी को मर्डर करता है तो वो अपने गुस्से को ठंडा करना चाहता है, अपने रंज को ख़त्म करना चाहता है, और अपने गुस्से को ठंडा करना और रंज को ख़त्म करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए मर्डर करने की ज़रूरत नहीं, आप उससे बहुत अच्छे तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप बताते हैं कि साइंस ये कहती है कि हम इंसानों की इंटेंशन हमेशा अच्छी होती है, हमारे तरीक़ेकार गलत होते हैं। जब हम चोरी करते हैं, किसी का पैसा चुरा लेते हैं, तो हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, हम रिच होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चोरी का तरीका गलत है। हम डकैती करते हैं तो उसका तरीका गलत है। तो हम बता देते हैं कि हम तो महज इंसान नहीं हैं, माँ बाप हैं, और दुनिया में माँ बाप बड़े शफीक होते हैं, तो हम आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ आ जाएगी। एक है कि ये फेक है, एक बात है कि ये फेक है, तो मुझे बताइए कि ये लाइटें फेक हैं कि नहीं? ये जो ठंडक आ रही है, जो एयर कंडीशनर से माहौल को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिशें हैं, ये फेक हैं कि नहीं? फेक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई चीज़ फेक है या नहीं चीज़, इम्पोर्टेंट ये है कि उसका बेनिफिट हमें पहुंचता है कि नहीं। तो फेक होना, अजनबी होना, नया होना, ये हमेशा, आपको पता है कई लोग जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, कहते जी मीन नई तहजीब है, फेक है। या कोई भी फैसिलिटी जब दुनिया में आती है नई नई, तो लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत चीज़ों के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जब आए तो बड़े बड़े जीनियस लोगों ने उस पर राय दी कि नहीं चलेगा, दसो कोई गल है, ये नहीं चलेगा, ठीक। इसी तरह जब टेलीफोन आया तो उन्होंने कहा दसो बंदा कोल आके गल कर सकता है, तो दूरों गल्लां करन दी कह रहे ने। मतलब किसी ने कुछ ना कुछ बहाना करना है ना। वो कहते जब कोल आके गल करन दा इन्ना मज़ा आंदा है, तो फिर दूर जाके गल करन दी ज़रूरत की है। ये लाउड स्पीकर जो था, ये शुरू में आपको पता है कहते ये शैतानी चरखा है, ये हमने नहीं इस्तेमाल करना।
आप अपनी बीवी को सलाम करना हो मौलवी साहब ने तो पहले स्पीकर ऑन करते हैं, फिर फूंक मारते हैं उसमें, फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं आप समझ लें, इनोवेशन जो है उसमें 10% लोगों ने हमेशा ड्रैग करना होता है, पीछे चलना होता है, और 90% लोग 87 टू बी प्रिसाइज इनोवेशन को पसंद करते हैं। कोई सहूलत जिसमें वक्त कम लगे, जिसमें कोई आसानी हो, जिसमें कोई आपकी ज़िंदगी में मज़ा दुबाला हो जाए, तो लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग चेंज करते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। कितने परसेंट? एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं, लेकिन एक बड़ी शानदार किताब है हु मूव्ड माई चीज़, शायद आपने सुनी हो, कि मेरा पनीर किसने गायब कर दिया। और उस किताब में डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन बताते हैं, और हमने यहाँ डायबिटीज़ के अस्पताल में भी रिसर्च करके देखा कि जितने लोगों को डायबिटीज़ होती है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं हुई, उनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, और वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, कहते हैं जी मेरी फैमिली में बहुत डायबिटीज़ है, मैं 40 इयर्स का हो गया हूँ, थोड़ा ओवरवेट भी हूँ, मेरी अभी डायबिटीज़ तो नहीं हुई लेकिन मुझे डर है कि कहीं हो ना जाए। एक ये लोग हैं। परसेंटेज कितनी है कोई एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ी है परसेंटेज। कुछ लोग हैं जो कि डायबिटीज़ हो जाती है तो फ़ौरन आ जाते हैं, ये कोई 30-35% तक ये लोग हैं कि डायबिटीज़ हुई तो डॉक्टर के पास आ गए कि जी मेरा इलाज करो, मुझे डायबिटीज़ हो गई है। एक वो लोग हैं जो कि 5 साल कम से कम लेते हैं, जैसे एडिक्शन में भी 5-6 साल लेते हैं ज़्यादातर लोग। कोई 50-55% लोग ऐसे होते हैं जो कि 5-7 साल ज़ाया करके ठोकरें खा के तो फिर डायबिटीज़ के इलाज में आते हैं। और फिर एक छोटी परसेंटेज है, कोई 15-20%, जिन्होंने कभी इलाज में नहीं आना, उन्होंने मर जाना है, इलाज में नहीं आना। नशे के मरीज़ों में भी वो परसेंटेज पाई जाती है जो कि ज़रा ज़्यादा है। और इसी तरीके से 4 हिस्से हैं कि वक्त से पहले, वक्त पर, वक्त खराब करने के बाद और कभी नहीं।